हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस टीजीटी हिंदी के खंड ख की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें बोधात्मक व रचनात्मक अभिव्यक्ति पढ़ना है। उसमें हमें पत्र लेखन और उसके बाद अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सभी चीज़ों को भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और पत्र लेखन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पत्रों को लिखना भी सीखेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे, जैसे कि शोक पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। इस प्रकार के अनेक पत्रों के बारे में हम जानेंगे, जिससे कि केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस दिया है उसी में खंड ख में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। खंड क में दो चीज़ें हैं, एक है पाठ बोधन और दूसरा है बोधात्मक व रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो बोधात्मक व रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट टॉपिक देख लेंगे, जिसमें लगभग सभी 11 टॉपिक्स कवर होंगे। और पाठ बोधन, अगर आपने पहले सीटेट या यूपीटेट दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, जो आपसे अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जाता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार के प्रश्न आपसे अपठित गद्यांश या पद्यांश देकर पूछ लिए जाएंगे। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें भी जानेंगे, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले जो सिलेबस में है, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र। तो देखिए, प्रार्थना पत्र का अर्थ होता है अनुरोध पत्र। जब हम किसी विभाग के अधिकारी को पत्र के द्वारा अनुरोध करते हैं तो उस पत्र को हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। अब देखिए, प्रार्थना पत्र के अंतर्गत ही आवेदन पत्र भी आ जाता है, तो हम लोग आवेदन पत्र को देखते हैं और उसकी विशेषताएं भी देखेंगे। आवेदन पत्र है तो आवेदन पत्र हम उस समय लिखते हैं जब हमें किसी से निवेदन या कुछ कार्य करवाना होता है। आवेदन का पत्र कई तरीके के होते हैं, जैसे छुट्टी के लिए, नौकरी के लिए, किसी समस्या को सुधारने के लिए, किसी को सूचना देने के लिए, या फिर व्यवसाय संबंधित भी आवेदन पत्र होते हैं। आवेदन पत्र को मूलतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके पहले भाग में जिसको आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उससे संबंधित अधिकारी के कार्यालय के नाम के साथ अधिकारी को संबोधन और अभिवादन दिया जाता है। दूसरे भाग में जो बातें अधिकारी को बताना चाहते हैं उसे स्पष्ट और कम शब्दों में लिखा जाता है, और ये भाग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तीसरे और अंतिम भाग में आवेदन पत्र के सबसे नीचे दाएं तरफ अपना नाम, हस्ताक्षर और पता इत्यादि चीज़ें लिखी जाती हैं। आवेदन पत्र की जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है। अगला है बधाई पत्र। तो बधाई पत्रों के द्वारा खुशी का इजहार किया जाता है। ये पत्र किसी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना देने, अच्छी नौकरी मिलने, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने, विदेश यात्रा करने, या फिर राजनीति में जीत हासिल करने, या फिर कोई वाहन खरीदने पर, घर खरीदने पर, शादी की वर्षगांठ मनाने, त्यौहार मनाने आदि के मौके पर लिखे जाते हैं। कौन से पत्र? बधाई पत्र। अगला है शोक पत्र। शोक या संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट करने संबंधी पत्र ऐसी स्थिति में प्रेषित किए जाते हैं जब सामने वाले पर दुखों का पहाड़ टूटा हो अथवा स्वयं पर विपदा आई हो। ये पत्र व्यक्ति को दुख से उबरने, हिम्मत बांधने, मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करने में सहायक होते हैं। अतः ऐसे पत्रों को लिखते समय हमें भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये पत्र जो हैं हृदय स्पर्शी, गंभीर एवं संक्षिप्त होने चाहिए। पत्र का प्रत्येक शब्द आत्मीयता, सहृदयता एवं सहानुभूति से परिपूर्ण होना चाहिए। अगला है निमंत्रण पत्र। तो जब हम किसी कार्य या उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिए किसी को आदरपूर्वक बुलाते हैं, न्योता देते हैं, आग्रह करते हैं, तब हम निमंत्रण पत्र का प्रयोग करते हैं। फिर है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र की विशेषताएं। सरकारी पत्र में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला है स्पष्टता एवं शुद्धता। सरकारी पत्र का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि उसकी विषय सामग्री स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए तथा इसमें विषय का सीधा उल्लेख होना चाहिए। अगली विशेषता है संक्षिप्तता। सरकारी पत्रों में संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी अफसर को कई महत्वपूर्ण पत्रों को देखना होता है, अतः वह उस पत्र को शीघ्र पढ़ सके। परंतु संक्षिप्तता के साथ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई तथ्य छूट न जाए। फिर है भाषा शैली। सरकारी पत्रों की भाषा शैली पर ध्यान रखते हुए सरल और परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हुए छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
जिससे कि पत्र से एक अर्थ के अलावा दूसरा अर्थ न निकाला जा सके। सरकारी पत्र की अगली विशेषता है पूर्णता। पूर्णता से आशय यह लिया जाना चाहिए कि जो भी आवश्यक तथ्य या आंकड़े हों पत्र में समायोजित होने चाहिए एवं कोई आवश्यक जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। अगली विशेषता है सरकारी पत्र की क्रमबद्धता। सरकारी पत्र क्रमबद्ध तरीके से तैयार कर पैराग्राफ बनाना चाहिए और प्रयास यह होना चाहिए कि एक पत्र में एक ही विषय पर चर्चा की गई हो। सरकारी पत्र की अगली विशेषता है नम्रता। सरकारी पत्रों में भी व्यावसायिक पत्रों की भांति नम्रता का होना आवश्यक है, चाहे एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ही क्यों न लिखा जा रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित मान मिलना चाहिए। अगली विशेषता है सरकारी पत्र की नियत प्रारूप। सरकारी पत्रों का प्रारूप नियत होता है, अतः इसका प्रारूप बदलने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। आपसे परीक्षा में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पत्र है जिसके प्रारूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो वह पत्र होगा सरकारी पत्र। अब चलिए फिर हम अब देखते हैं अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश में पैराग्राफ ये शब्द सुना होगा, उसे हम हिंदी में अनुच्छेद या फिर परिच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद जो है निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें हमें किसी भी विषय पर लिखने के लिए एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से न हटें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अनुच्छेद की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता अनुच्छेद की यह है कि अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते, यानी कि अनुच्छेद जो है किसी एक ही टॉपिक पर लिखा गया होता है। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये अनुच्छेद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगी, तो आप लोग इन्हें याद कर लें या नोट कर लें। अब देखिए अगला है स्ववृत्त लेखन। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में बायोडाटा लिखते हैं तो उसी को कहते हैं स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त का अंग्रेजी अर्थ बायोडाटा होता है। जब आप किसी संस्थान में नौकरी करने हेतु जाते हैं तो अपने बारे में जानकारी को एक पेज में लिख कर देते हैं जिसमें आपकी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी होती है। यह जानकारी ही बायोडाटा कहलाती है। स्ववृत्त हिंदी का शब्द है। इसमें स्व का अर्थ होता है खुद और वृत्त का अर्थ होता है जीवन से जुड़ी हुई आपकी व्यक्तिगत जानकारी। स्ववृत्त अच्छी लिखावट में लिखा होना चाहिए या फिर कंप्यूटर से प्रिंटेड होना चाहिए। स्ववृत्त लेखन में व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव हाथ के व्यक्तित्व पर पड़ता है। आप जो सूचना दे रहे हैं वह क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए ताकि नियोक्ता को आपका बायोडाटा पढ़ने में आसानी हो। बायोडाटा में जितनी भी सूचनाएं दी जाती हैं वो सभी सही होनी चाहिए, गलत और झूठ नहीं बताना चाहिए। अपनी खूबी और अच्छाइयाँ बताने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए बल्कि खुलकर इसे बताना चाहिए। देखिए आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा लेखन है जिसमें कि आप अपनी अच्छाइयों को
प्रदर्शित करते हैं या फिर बताते हैं, तो वह है स्ववृत्त लेखन। अपने स्ववृत्त लेखन में कविता वाली भाषा यानी कि अलंकार वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सूचना समझ में नहीं आएगी। स्ववृत्त लेखन की शैली सरल, सुबोध, सीधी, सटीक और साफ सुथरी होनी चाहिए। अगला है संवाद लेखन। संवाद जो शब्द है, ये वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद बना है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। संवाद छोटा, सहज व स्वाभाविक होना चाहिए। संवादों में रोचकता, मनोरंजकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। इसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। अगला है विज्ञापन लेखन। जैसे कि आप लोगों ने तरह तरह के प्रोडक्ट्स का प्रचार देखा होगा, एड्स देखे होंगे आपने, तो उसे ही हम कहते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन जो शब्द है वो ज्ञापन शब्द में वि उपसर्ग लगाने से विज्ञापन बन गया है, जिसका अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालायित हों और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाएं। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। लास्ट है सूचना लेखन। सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी उसमें अवश्य दी जानी चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक भी अवश्य लिखा जाना चाहिए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सूचना लिखने की विधि। तो सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है। इससे ये ज्ञात होता है कि सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जा रही है। सूचना की भाषा की अपनी अलग विशेषता होती है। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्दों का इसमें उपयोग होता है। जैसे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। तो बस यहीं तक था ये सूचना लेखन। और इससे पहले आप लोगों ने स्ववृत्त लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, इन सभी पर देखा, चर्चा की। आइए अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन्हें भी थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं। जैसे परिपत्र है, जिसे हम इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। तो जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या फिर कोई ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो, तब हम उसे परिपत्र कहते हैं। एक और शब्द है अनुस्मारक, जिसे कि इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहा जाता है। इस पत्र की कोई अपनी विशेषता नहीं है। अनुस्मारक भेजने के पहले जिस रूप में पत्र भेजे गए हैं उसी रूप को पुनः दोहरा दिया जाता है, यानी कि सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में होगा, अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक भी उसी रूप में होगा। एक और शब्द आपने सुना होगा अधिसूचना, जिसे कि इंग्लिश में नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो आप लोगों ने सिलेबस में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके KVS TGT में खंड ख में, वे सभी आपने देखे। कुछ हमने अलग से भी जाना, जैसे परिपत्र, अनुस्मारक और अधिसूचना। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप KVS TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसमें लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस व्याकरण के कुछ टॉपिक बचे हैं। संधि समास कारक की वीडियो ऑलरेडी है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो पॉइंट है उसके लिए हम एक वीडियो ज़रूर लाएंगे, जिसमें व्याकरण से संबंधित मैराथन क्लास होगी, जिसमें सभी टॉपिक्स कवर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।